हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप प्रश्नों की सीरीज। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण सवालों को लेकर। अगर आप दोस्तों एसएससी सीजीएल एसएससी जीडी के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं और वहां पर पॉलिटी आती है तो आप सभी के लिए क्लास ब्रह्मास्त्र साबित होगी। सारे क्लास को दोस्तों आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते रहिएगा। 100% दोस्तों आपकी परीक्षा में इस क्लास से बाहर सवाल नहीं जाएगा। आइए दोस्तों बिना देर के हुए बात करते हैं आज के अपने पहले सवाल को लेकर। आज का दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, अनुच्छेद से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 263 क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों आपको बता दें भारत की राजभाषा हिंदी होगी, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है तो आपको नोट करके रखना है अनुच्छेद 343। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लगा कर रखिएगा। दोस्तों अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों कुछ और जानकारी मैं आपको देता हूँ। अनुच्छेद 324 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। निर्वाचन आयोग, दोस्तों निर्वाचन आयोग इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 324। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आप कमेंट कर कर बताएं कि मतदाता दिवस कब सेलिब्रेट किया था। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। दोस्तों हमारे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो आपको नोट करके रखना राजीव कुमार। राजीव कुमार हमारे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनको आप नोट करके रखें। दोस्तों पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे रमा देवी। रमा देवी। अगर आपसे दोस्तों पहले दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो आप कहेंगे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। इन सारे सवालों को आप नोट कीजिएगा। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है। भारत की राजभाषा हिंदी होगी, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि मतदाता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। वर्तमान में दोस्तों हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। और पहला व्यक्ति और दोस्तों पहला पुरुष में पूछे तो कौन होगा? सुकुमार सेन। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट किया होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से अनुसूची 6 का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों अनुसूची से एक सवाल आपकी परीक्षा में आना तय है। राज्यसभा का सीटों का उल्लेख असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम से संबंधित है। केंद्र राज्य के मध्य में शक्ति का बंटवारा या 22 भाषाओं का उल्लेख क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में से अनुसूची 6 में किससे संबंधित है? जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें अनुसूची 6 ये किससे संबंधित है तो आपको नोट करके रखना है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों का उल्लेख किसके अंदर है? अनुसूची 6 के अंदर है। दोस्तों आपसे सवाल यहाँ से कई बार घुमाकर भी पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अनुसूची 6 में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। आपको नोट करके रखना है ये 4 राज्य होते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो अनुसूची 6 में शामिल हैं, इनको आप नोट करके रखें। दोस्तों असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इसमें जनजातियों का उल्लेख है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य में शक्ति का बंटवारा ये किस अनुसूची में है तो आपको नोट करके रखना है अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 इसमें है, इसको आप ध्यान में रखें। और 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है? अनुसूची नंबर 8, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों राज्यसभा की सीटों का उल्लेख ये किस अनुसूची में है तो आपको नोट करके रखना है, ये अनुसूची 4 के अंदर है, इसको भी आप नोट कर लें। ये भी सवाल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाला सवाल है। इन सारे सवालों को आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि पंचायत की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल। अनुच्छेद
243 ई, अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 डी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चारों ऑप्शंस आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताएं क्या होगा आपका सही जवाब। पंचायत की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद दोस्तों कौन सा है, तो आपको नोट करके रखना है अनुच्छेद 243 जी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसको आप याद कैसे करेंगे। दोस्तों जी, आपने एक नाम सुना होगा पार्ले जी, जी माने जीनियस। दोस्तों इसका मतलब क्या है, पार्ले जी, जी की शक्ति है इसके अंदर। तो दोस्तों पंचायत की शक्ति किसके अंदर है, अनुच्छेद 243 जी के अंदर है। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों अनुच्छेद 243 ई, इसमें दोस्तों क्या है, तो आपको नोट करके रखना है, ये निर्वाचन से संबंधित है। अगर आपसे कहा जाए कि पंचायत का निर्वाचन किससे संबंधित है, अनुच्छेद 243 ई, इसको आप नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों अनुच्छेद 243 आई ये किससे संबंधित है, ये इनकम यानी कि वित्त से संबंधित है, वित्त से संबंधित है। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए अनुच्छेद 243 डी, ये दोस्तों आरक्षण से संबंधित है, आरक्षण। उम्मीद करता हूं आपने चारों सवालों को नोट किया होगा। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि पंचायत की शक्ति का उल्लेख किसके अंदर है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 243 जी यानी कि पार्ले जी। और आपसे कहा जाए कि अनुच्छेद 243 आई में क्या है, ये वित्त से संबंधित है, आई फॉर इनकम। इनकम दोस्तों कैसी होती है, वित्त, यानी कि दोस्तों पैसे रुपए की बात हो रही है यहाँ पर। अनुच्छेद 243 ई ये दोस्तों निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 डी ये किससे संबंधित है, आरक्षण से संबंधित है। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि अनुच्छेद के ये किससे संबंधित है, ये दोस्तों चुनाव से संबंधित है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, सारे सवालों को आप नोट करके रखिएगा, सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची कौन सी है। यह भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुसूची 1 में, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 9, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपको रटी होनी चाहिए, सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। भूमि सुधार इससे संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो आपको नोट करके रखना है अनुसूची 9। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों और ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। अनुसूची 1 में क्या है दोस्तों, भारत में 28 राज्य हैं प्लस 8 यूटी हैं। दोस्तों 8 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं और 28 राज्य हैं, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। अनुसूची दोस्तों 2 में क्या है, इसके अंदर दोस्तों है वेतन भत्ते हो गए और पेंशन। ये दोस्तों किसके अंदर है, ये अनुसूची 2 के अंदर है। अनुसूची 3 में क्या कहता है दोस्तों, इसके अंदर शपथ है, शपथ। अगर आपसे कहा जाए कि अनुसूची 3 किससे संबंधित है, ये शपथ से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों मैंने आपको 8 से 9 अनुसूचियां याद करा दी, इनको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों अनुसूची 10 में क्या है, अनुसूची दोस्तों 10 है दल बदल। दोस्तों दल बदल से संबंधित अनुसूची 10 है, इसको आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को आपने नोट कर लिया होगा। अनुसूची 11 का संबंध किससे है, जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है और परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र सवाल है। सिंधी भाषा को कब संविधान में जोड़ा गया, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा या 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। सिंधी भाषा दोस्तों आपको बता दें हमारे मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं और दोस्तों 15वीं भाषा सिंधी, इसको कब जोड़ा गया, तो आपको सबको पता होना चाहिए। ये दोस्तों 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों भाषाओं से संबंधित पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। दोस्तों 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया था, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद दोस्तों होता है 71वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दोस्तों 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन सी दोस्तों, नमक, इसको आप ऐसे याद करेंगे। नमक से दोस्तों ना से नेपाली, ये दोस्तों माँ से मणिपुरी, और दोस्तों ये का से कोंकणी। ये दोस्तों 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 15-3-18 ये हो गई। उसके बाद दोस्तों होता है 92वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दोस्तों 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है हमारे संविधान में। कौन कौन सी दोस्तों, बोडो, डोंगरी,
मैथिली और संथाली, ये दोस्तों चार भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों 15वीं भाषा कब जोड़ी गई, तो आपको कहना है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर दोस्तों 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर होता है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों आप इसको याद कैसे करेंगे, 71 और 21 92, यानी कि दोस्तों कुल 4 भाषाओं को जोड़ा गया। एक दोस्तों 21 में कितनी जोड़ी गई, 1। 73 में कितनी जोड़ी गई, 3। 3 और 1 4, 4 किस में जोड़ी गई, 92वें संविधान संशोधन में। इसको आप ऐसे नोट करके रखें। दोस्तों 97वां संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है, ये सहकारी समिति से संबंधित है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। अगर आपसे कहा जाए कि सहकारी समिति इससे संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, 97वां संविधान संशोधन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे सवालों को नोट किया होगा। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो, सवाल अच्छे लग रहे हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है हमारा आज का अगला सवाल। हमारा आज का अगला सवाल कहता है कि वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कब की गई। बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है आपकी परीक्षा को देखते हुए। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा या 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों आपको बता दें, वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, तो आपको कहना है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप नोट डाल के रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, आपकी परीक्षा का सवाल है। दोस्तों बात करते हैं 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये दोस्तों ये होता मंत्रिपरिषद का आकार। दोस्तों मंत्री परिषद, अगर आपसे कहा जाए कि मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा, ये दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन कहता है, ये 91वां संविधान संशोधन कहता है। 71वां और 97वां अभी मैंने आपको बता दिया है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों यही सवाल फिर से आ गया। देखिए मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो मैंने अभी आपको बताया है, ये दोस्तों 91वां संविधान संशोधन है। इसको आप नोट कर लें, 91वां संविधान संशोधन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों कुछ और बातें करते हैं इस दोस्तों ऑप्शन के तहत। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये कब हुआ था, 1992 का अधिनियम है, लेकिन लागू कब हुआ था, 1993 में दोस्तों ये लागू हुआ था। इसको आप नोट करके रखें। 1992 का अधिनियम है, 1993 से इसको लागू किया गया था। और किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसीलिए 24 अप्रैल को दोस्तों क्या मनाया था, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह भी आपको नोट करके रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आपको बता दें 73वां संविधान संशोधन कब का, 1992, लागू कब हुआ, 1993, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन ये कब का है, ये 1976 का है। इसको भी आप ध्यान में रखें। इसके द्वारा ही दोस्तों इस 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। इसको भी आप नोट करके रखें। इसके द्वारा दोस्तों 3 शब्दों को जोड़ा गया था अपने प्रस्तावना में। वो कौन कौन से शब्द थे, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और दोस्तों आपको बता दें, इसी संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीव, माप तौल, इन सबको दोस्तों समवर्ती सूची में डाला गया था। इसको भी आप नोट कर लें। सारे सवाल जितने मैं सवाल बोल रहा हूँ, सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलें। सारे सवाल आपकी परीक्षा में हूबहू छपेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको कहना है अनुच्छेद 124। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर दोस्तों आपसे कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो आपका जवाब क्या होता, अनुच्छेद 129। इसको लिख लीजिएगा दोस्तों आप, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख। अगर आपसे दोस्तों कहा जाता कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है,
तो आपका जवाब दोस्तों क्या हो जाता, अनुच्छेद 129। लेकिन आपसे क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है, तो आपका जवाब होगा 124। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि अनुच्छेद 226 ये किससे संबंधित है, ये दोस्तों हाई कोर्ट से संबंधित है, हाई कोर्ट से संबंधित है। हाई कोर्ट दोस्तों इसके द्वारा 6 प्रकार की रिट जारी करता है। अगर आपसे कहा जाए कि हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 226 के तहत है। अगर आपसे दोस्तों कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट, ये सारे सवाल दोस्तों ऑप्शन में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों पांच प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। और दोस्तों अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और अनुच्छेद 32 संबंधित किससे है, ये दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार इससे संबंधित है। इसको भी आप ध्यान में रखें, सारे सवाल आपकी परीक्षा के सवाल हैं दोस्तों। यहीं पर दोस्तों आप एक और चीज नोट कर लीजिएगा, हाई कोर्ट इसका दोस्तों अनुच्छेद कौन सा होता है, तो आपको कहना है 214 से संबंधित है हाई कोर्ट। और दोस्तों हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कहता है अनुच्छेद 215। इसको भी आप नोट करके रखें। आपको सुप्रीम कोर्ट मैंने बता दिया, आपको हाई कोर्ट मैंने बता दिया। दोस्तों हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ये है अनुच्छेद 214। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किसमें है, अनुच्छेद 215। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि अंतर्राज्य परिषद, दोस्तों यहाँ पर परिषद 2 बार टाइप हो गया, इसको आप एक बार इग्नोर कीजिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 165। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ पर दोस्तों मैं बहुत बड़ी जानकारी आपको दूंगा जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको नोट करके रखना है, ये अनुच्छेद 263 है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट डाल के रखिएगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं पूरे ऑप्शंस का पोस्टमार्टम। अनुच्छेद 315 ये किससे संबंधित है, ये दोस्तों यूपीएससी से संबंधित है। अगर आपसे कहा जाए कि यूपीएससी, दोस्तों ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 226 मैंने अभी आपको बता दिया है कि हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 165 है, यहाँ पर ये किससे संबंधित है, तो आपको नोट करके रखना, महाधिवक्ता। दोस्तों महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा वकील, राज्य का सबसे बड़ा वकील जो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राज्यपाल के। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि महाधिवक्ता जिसका अनुच्छेद 165 से संबंध है वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। दोस्तों यहीं पर आप नोट कर लीजिएगा कि महान्यायवादी, महान्यायवादी दोस्तों ये होता है केंद्र का सबसे बड़ा वकील। दोस्तों महाधिवक्ता है राज्य का सबसे बड़ा वकील और महान्यायवादी दोस्तों किसका, केंद्र का सबसे बड़ा वकील। और ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। और इसका अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 76 है। और दोस्तों वर्तमान में महान्यायवादी कौन है दोस्तों, आर वेंकट रमणी। दोस्तों आर वेंकट रमणी वर्तमान समय में महान्यायवादी हैं। इन सारे सवालों को आप नोट कीजिएगा, कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ज़्यादा। 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों कब जोड़ा गया, तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों 10 हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था और 10 मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 86वां संविधान
संशोधन किस वर्ष से संबंधित है, ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों 2002 से संबंधित है, इसको आप नोट करके रखें। अनुच्छेद 21A निःशुल्क शिक्षा का अधिकार और कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर दोस्तों ये हुआ था। इन सारे सवालों को आप नोट करके रखें। 86वां संविधान संशोधन दोस्तों शिक्षा से संबंधित है, और आपको बता दें अनुच्छेद 21A जो कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, और 2002 का संविधान संशोधन है, और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इतनी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। मैंने आपको 42वां संविधान संशोधन अभी बता दिया था। इसके अंदर दोस्तों 3 कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो आपको नोट करके रखना है। समाजवाद, मैंने अभी आपसे कमेंट में पूछा था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यहां पे लिख देता हूं मैं दोस्तों, अखंडता। ये 3 शब्द दोस्तों प्रस्तावना में जोड़े गए, इनको आप नोट करके रखें। ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको पता है ये दोस्तों जीएसटी से संबंधित है। और जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। और किसकी सिफारिश पर हुई थी, विजय केलकर समिति। इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं जीएसटी काउंसिल इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों हमारे मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई थी। और दोस्तों मुख्य न्यायाधीश ने द्रौपदी मुर्मू जी को शपथ दिलाई थी। तो आप सब समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या होगा। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, यानी कि एक दूसरे को ये लोग शपथ दिलाते हैं। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में है, ये दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। इसको आप नोट करके रखें, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी हमारी भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति चुनी गई, तो वहां से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। आइए दोस्तों कुछ और बातें करते हैं। उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कौन कहता है, अनुच्छेद 63 कहता है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 64, पदेन सभापति। इन सारे सवालों को आपकी कॉपी में होना ही चाहिए अगर आपको दोस्तों पॉलिटी पढ़नी है, उसमें अच्छे नंबर लाने हैं। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 52, जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित थोड़ी सी मैं आपको और जानकारी देता हूँ। और दोस्तों उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 63। और राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 64। राष्ट्रपति, दोस्तों राष्ट्रपति, इसका शपथ का उल्लेख किसके अंदर है, शपथ का उल्लेख है 60 के अंदर। और दोस्तों शपथ, ये 60 किसके शपथ में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों किसके ऊपर है, 61 पर है दोस्तों, महाभियोग। और राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति किसके अंदर है, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है। इसको भी आप नोट करके रखें। ये सारे सवाल आप नोट कीजिएगा, कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि CAG कंप्ट्रोलर जनरल, कंप्ट्रोलर अकाउंट, और ये दोस्तों इसका थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है मुझको, CAG। दोस्तों CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 263। दोस्तों CAG इसकी फुल फॉर्म मुझे अभी रिसेंटली में याद नहीं आ रही है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि CAG की फुल फॉर्म क्या होगी। दोस्तों कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, शायद ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। CAG दोस्तों वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, इसको आप ध्यान में रखें। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में होता है, तो आपको कहना है अनुच्छेद 148। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी।
आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 148 के अंदर दोस्तों सीएजी का उल्लेख है। और दोस्तों इसका सीएजी का उल्लेख, सीएजी का कार्यकाल किसके अंदर है? अनुच्छेद 149 में। इसको भी आप नोट करके रखें। वर्तमान में दोस्तों कौन है सीएजी? तो आपको नोट करके रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू। मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, गिरीश चंद्र मुर्मू, इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा दोस्तों पहले सीएजी कौन थे? तो आपको पता है नरहरि राव, नरहरि राव, ये दोस्तों पहले सीएजी थे। इसको भी आपको नोट करके रखना है। ये दोनों सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएंगे वर्तमान समय में भारत के सीजीए ये कौन है दोस्तों? जल्दी से बताएं। लेखा महानियंत्रक ये दोस्तों कौन है वर्तमान समय में भारत की? जल्दी से बताएं कमेंट कर। और कई बार दोस्तों मैंने आपको ये सवाल नोट कराया है। बच्चे दोस्तों सीएजी और सीजीए में बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको नोट करके रखना है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। अनुच्छेद 142 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट को न्याय का पूर्ण अधिकार। दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको न्याय का पूर्ण अधिकार होता है। इसको आप नोट करके रखें, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, मैंने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 263 दोस्तों आपको मैंने बताया अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है, ये भी मैंने आपको नोट करा दिया है। दोस्तों आपको बता दें सीजीए ये कौन है? भारती दास, इसको आप नोट कीजिएगा पहले। भारती दास वर्तमान समय में सीजीए है, लेखा महानियंत्रक, इसको आप नोट करें। और दोस्तों इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपको नोट करके रखना है। परीक्षा वाला आपको इस सवाल देकर घुमा सकता है। इनका उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। ये लीजिए दोस्तों आपकी परीक्षा का सवाल हाजिर है। उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 18 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया, कब स्वीकार किया गया? जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। अगर दोस्तों आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जाती है। जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। हमारा सवाल है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया? तो आपको नोट करके रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों पारित कब किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों पारित कब किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। यानी कि दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों वहां पर प्रस्तावित कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया, इसको अपनाया कब गया? 22 जनवरी 1947। ये दोनों डेट आपकी परीक्षा में आने वाली डेटें हैं, इनको आप रट डालिएगा। 18 जुलाई 1947 इसको क्या हुआ था मैं आपको बता चुका हूं, इसको स्वतंत्रता अधिनियम आया था। स्वतंत्रता अधिनियम जिसमें दोस्तों कहा गया था कि अपने भारत देश को 15 अगस्त तक दोस्तों आज़ाद कर दिया जाएगा। अधिनियम अगर आपसे कहा जाए कि स्वतंत्रता अधिनियम ये कब आया था तो आपको कहना है 18 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 इसको दोस्तों क्या हुआ था याद कीजिएगा। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा जो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज इसको दोस्तों अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान के द्वारा अपना राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। और हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। इसको आप ध्यान में रखें, यह डेट भी अति महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएंगे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज इसका दोस्तों हमारा राष्ट्रीय ध्वज इसकी संहिता किस वर्ष से संबंधित है? राष्ट्रीय ध्वज संहिता किस वर्ष से संबंधित है? क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर जो हमारा दोस्तों 76वां अमृत महोत्सव था दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां, उसके दौरान दोस्तों हमारे जो ध्वज था उसकी संहिता को परिवर्तित किया गया था, उसमें संशोधन किया गया था। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता किस वर्ष से संबंधित है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल की लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति और दोस्तों राज्यपाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अनुच्छेद 213, अनुच्छेद
123, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 165। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश ये किससे संबंधित है, तो आपको नोट करके रखना है। राष्ट्रपति का अध्यादेश संबंधित है अनुच्छेद 123। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि राष्ट्रपति का अध्यादेश किसके अंदर है, अनुच्छेद 123 में। अगर दोस्तों आपसे यही सवाल पूछ लिया जाता कि राज्यपाल का अध्यादेश किसके अंदर है, अनुच्छेद 213। दोस्तों 213 123 बहुत ही मिलते जुलते दोस्तों ऑप्शन हैं, लेकिन आप इसको याद कैसे करेंगे। दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों जो छोटा वाला दोस्तों अंक होगा वो राष्ट्रपति से संबंधित होगा। 123 ये छोटा होता है किससे, 213 से। जो छोटा वाला है वो राष्ट्रपति का। यहाँ पर दोस्तों उल्टा है, वैसे राष्ट्रपति बड़ा होता है, लेकिन दोस्तों अगर आपको याद करना तो आपको ध्यान में रखना होगा राष्ट्रपति वाला छोटा है यानी कि 123 और राज्यपाल वाला बड़ा है 213। राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश, इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि 153 ये किससे संबंधित है, राज्यपाल से ही संबंधित है। भारत का हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 153। दोस्तों राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किसके अंदर होती है, तो आपको नोट करके रखना है अनुच्छेद 61 के अंदर क्षमादान। राष्ट्रपति का क्षमादान किसके अंदर है, तो आप सबको पता है कि अनुच्छेद 72 के अंदर है, लेकिन राज्यपाल का क्षमादान 161 सॉरी दोस्तों 161 अनुच्छेद 161 ये इसके अंदर है। इसको आप ध्यान में रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अनुच्छेद 161 के अंदर राज्यपाल का क्षमादान है, इसको आप नोट करके रखें। लेकिन दोस्तों आप नोट करके रखिएगा, राज्यपाल जो होता है मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को क्षमा कर सकता है। इसको आप इतनी बातें याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 226। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा को लेकर। संचित निधि इसका उल्लेख किसके अंदर है, तो आपको नोट करके रखना है, ये अनुच्छेद 266 के अंदर है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों कुछ और बात करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि इसका उल्लेख किसके अंदर है, अनुच्छेद 267 के अंदर है। और इसका उपयोग कौन करता है, केवल राष्ट्रपति कर सकता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। यह सवाल भी आपसे परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। संचित निधि का उल्लेख किसके अंदर है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 267। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए सॉरी दोस्तों अनुच्छेद 266, आकस्मिक निधि का उल्लेख दोस्तों किसके अंदर है, अनुच्छेद 267। दोस्तों धन विधेयक इसका उल्लेख दोस्तों किसके अंदर है, जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों बजट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बजट इसका उल्लेख किसके अंदर है, अनुच्छेद 112 के अंदर है बजट। इसको आप ध्यान में रखें। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए संयुक्त बैठक इसका उल्लेख दोस्तों किस, ज्वाइंट सीटिंग इसका उल्लेख है अनुच्छेद 108। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों कुछ सवालों को, हर सवाल को यहाँ पर आपके सवाल के रूप में आपको टाइप नहीं किया जा सकता, लेकिन दोस्तों ऑप्शन के थ्रू मैं आपको सारे सवाल बताते चल रहा हूँ। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण दोस्तों संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ इस क्लास के माध्यम से आपको रट जाने वाली है। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, बस आप एक क्लास को देख कर जाइएगा। पॉलिटी का दोस्तों एक सवाल आपका गलत नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी दी जाती है अगर आपने क्लास को सही ढंग से देखा होगा। संचित निधि का उल्लेख किसके अंदर है, अनुच्छेद 266। आकस्मिक निधि दोस्तों अनुच्छेद 267 जिसका उपयोग राष्ट्रपति करता है। और दोस्तों बजट का उल्लेख किसके अंदर है, अनुच्छेद 112। और दोस्तों संयुक्त बैठक किसके अंदर है, अनुच्छेद 108। मैंने आपसे सवाल पूछा कि धन विधेयक इसका उल्लेख किसके अंदर है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। यह भी सवाल अपने आप में बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। 16 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, 1 जनवरी 1995, 15 अगस्त 1969। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका पहले मुख्यालय आप बताइएगा कमेंट कर और उसकी स्थापना कब हुई है, 24 अक्टूबर 1945। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना, न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है, इसको आप नोट करके रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाता है, तो आपको नोट करके रखना, 24 अक्टूबर को मनाया था, इसको आप नोट करके रखें। 16 अक्टूबर को दोस्तों किसका, 16 अक्टूबर 1945 FAO, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, रोम इटली में स्थित है। फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945। इसलिए दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 जनवरी 1995 WTO, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिनेवा में स्थित है। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन WTO, और इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, नागोजी ओंकाजा-इवेला। कहाँ की रहने वाली हैं, नाइजीरिया की रहने वाली हैं। लेकिन एक सवाल जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, इसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, अनवर हुसैन शेख, इसको भी आप नोट करके रखें। 15 अगस्त 1969 रटा हुआ सवाल है, इसरो की स्थापना की गई है, रटा हुआ सवाल है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सोमनाथ जी हैं, इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि BCCI का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट में छाप के रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि स्त्री व पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो आपको नोट करके रखना है। ये अनुच्छेद 39D, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डालिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा को देखते हुए। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में BCCI ने एक घोषणा की थी, जिसके अंदर ऐसा कहा गया था कि जितना पैसा पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को मिलता है, उतना ही पैसा यानी कि उतनी ही फीस उन्हीं मैचों की दोस्तों अब महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को दी जाएगी। दोस्तों बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, इसको आप नोट करके रखें। इसीलिए ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों 39A, ये दोस्तों कौन सा है, इसको आप जल्दी से बताएं आप। ये दोस्तों होता है विधिक सहायता, जो राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, विधिक सहायता, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों विधिक सेवा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट कर बताएं, क्योंकि ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना कि विधिक सेवा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है और विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, यह भी आपको बताना है। दोस्तों आज़ाद भारत के नहीं आपसे पूछा मैंने, विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों अनुच्छेद 32 मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14, इसको कहते हैं विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता या समानता, इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, अस्पृश्यता का अंत, ये आपको पता होगा, वैसे मैं उम्मीद करता हूं। अनुच्छेद 19(1)(a), ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो आपको कहना है विचार की अभिव्यक्ति। और दोस्तों अनुच्छेद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 21, ये किससे संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये दोस्तों अनुच्छेद 21 से संबंधित है, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों विधिक सेवा दिवस, ये दोस्तों 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इसको आप नोट करके रखें। एक बार दोस्तों इस उत्तर को आप रीचेक कर लेंगे अपने से, इसको आप ध्यान में रखें, इसको आपको रीचेक करना है। और दोस्तों विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको कहना मैकाले, इसको आप नोट करके रखें। लेकिन आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, शीतलवाड़, इसको भी आप ध्यान में रखें। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल होंगे। आप जब परीक्षा दे के निकलेंगे तो दोस्तों आप कहेंगे कि हाँ, इस दोस्तों वीडियो से मुझे कितना फ़ायदा हुआ। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। 102वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? तो आपको नोट करके रखना है, ये ओबीसी से संबंधित है, यानी कि पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। दोस्तों इसको नोट करके रखें, यानी कि ओबीसी। अगर आपसे कहा जाए कि 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ओबीसी से संबंधित है। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये दोस्तों कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? 103वां संविधान संशोधन, इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति, ये दोस्तों 104वां संविधान संशोधन। और दोस्तों यहाँ पर संविधान संशोधन नहीं होगा, इसको आप थोड़ा करेक्शन करेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये यहाँ पर अनुच्छेद होगा, यहाँ पर संविधान संशोधन नहीं होगा, इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। अनुच्छेद 101 दोस्तों, इसको आप थोड़ा करेक्शन करेंगे। अनुच्छेद 101 इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर संविधान संशोधन है, यहाँ पर आप अनुच्छेद इसको ऐसे मान के चलेंगे। अनुच्छेद 102 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रीय व पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी का। और अनुच्छेद 100 दोस्तों इस सवाल को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसको अभी हम ड्रॉप करते हैं, इसको हम बाद में बताएंगे। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करके रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन, कौन सा दोस्तों? 89वां संविधान संशोधन, ये कब का है? ये दोस्तों 2003 का संविधान संशोधन है। और आपको दोस्तों बता दें ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है, इसको आप नोट करके रखें। ये सवाल दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है, इसको मैं अभी अगले प्रैक्टिस सेट में इसको कवर कर दूंगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अमेरिका से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, रूस से। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये दोस्तों कहाँ से ली गई है? तो आपको नोट करके रखना है, ये अमेरिका से ली गई है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा को देखते हुए। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी बातें करते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो आपको कहना है अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे कहा जाए कि मौलिक अधिकार ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो इसकी प्रक्रिया ये दोस्तों मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। अब आप कहेंगे याद कैसे करें? कार किसके पास होती है? जो लोग अमीर होते हैं, अमेरिका कार, इसको आप ऐसे रिलेट कर पढ़ेंगे। आयरलैंड डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं, इसको आप नोट करके रखें। बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है। और दोस्तों राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली यह भी दोस्तों कहाँ से? आयरलैंड से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों जो चीज़ फ्री की मिल जाती है उसमें संशोधन करना ही पड़ता है, उसमें सुधार करना ही पड़ता है, क्योंकि लोगों को उसकी कदर नहीं रहती। इसको आप ऐसे याद करेंगे। रूस क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य, इसको आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों एक बार हम पीछे वाले सवाल पर चलते हैं, आपको वहाँ पर क्लियर करता हूँ मैं आपको पूरी चीज़ें। ये देखिए दोस्तों, ये सवाल मैंने आपको छोड़ दिया था, इसको मैं यहीं पर क्लियर किए दे रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल सही सवाल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना ये पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी से संबंधित है। और दोस्तों 103वां, अगर आपसे कहा जाए कि 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये दोस्तों ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इससे संबंधित है। और दोस्तों 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 104वां, इसको आप नोट करके रखिएगा, ये एससी और एसटी इससे संबंधित है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें। यहाँ पर थोड़ा हल्का सा माइनर सा कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन दोस्तों अब कन्फ्यूजन दूर हो गया, तो मैं आपको इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ओबीसी पिछड़े वर्ग आयोग से। अगर आपसे 103वां संविधान संशोधन पूछे तो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए 104वां संविधान संशोधन एसटी एससी से संबंधित है। और दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया था?
89वें संविधान, पहले दोस्तों क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, पहले दोस्तों आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देता हूँ। आर्टिकल 338 दोस्तों, आर्टिकल 338 के अंदर क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। फिर दोस्तों होता है 89वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों, फिर होता है 89वां संविधान संशोधन। कब का है, 2003 का है। इसके बाद दोस्तों क्या हो जाता है, ये आर्टिकल 338A और फिर दोस्तों ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति क्या बन जाती है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 89वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है, तो आप कहेंगे 2003 से। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 338 से। लेकिन आपसे प्रश्न किया जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 338A। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारा सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि केशवानंद भारती केस किस वर्ष से संबंधित है। बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है। 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1992, 1 जुलाई 2017, 12 जुलाई 1982। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपकी परीक्षा को देखते हुए। केशवानंद भारती केस ये किस वर्ष से संबंधित है, तो उसको आप नोट करके रखें, 24 अप्रैल 1973। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए, इसको आप नोट करके रखें। 24 अप्रैल 1992 मैंने आपको बता दिया है। 24 अप्रैल को क्या हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ये दोस्तों 1992 का अधिनियम है, 1993 में दोस्तों ये लागू हुआ था और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसको आप नोट करके रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों 74वां, अगर आपसे कहा जाए कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये दोस्तों नगरीय निकाय, दोस्तों नगरीय निकाय से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। और दोस्तों ये दोस्तों अगर आपसे कहा जाए 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, कुल 18 विषय हैं। और यहाँ पर दोस्तों 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। ये चारों सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था, GST लागू हुई थी पूरे भारत में, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और GST दोस्तों किस संविधान संशोधन से संबंधित, 101वां संविधान संशोधन, 101 का कन्यादान और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था, मैंने आपको बताया है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसकी दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। और दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, गोविंद चिंतालू जी हैं। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 9वीं अनुसूची को कब संविधान में जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, तो आपको कहना है पहले संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आप कमेंट करके बताएं कि पहला संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है, ये कब हुआ था। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो मैंने आपको बता दिया था, भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। ये मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया है। इसको आप ध्यान में रखें। सारी पॉलिटी दोस्तों मैंने आपको इन 24 से 25 सवालों में कवर कर दी है। अगर दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देने बैठ जाएं, इस क्लास को देखकर जाएं, सीधा सवाल छपेंगे आपकी परीक्षा में। दोस्तों 7वां संविधान संशोधन ये दोस्तों किससे संबंधित है, जल्दी से आप बताएंगे कमेंट कर। 21वां संविधान संशोधन मैंने आपको बता दिया है और 42वां संविधान संशोधन ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव में विवाद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा। यहाँ पर सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा और किस अनुच्छेद के तहत करेगा। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा ये कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। इसको आप नोट करके रखें। राष्ट्रपति चुनाव दोस्तों इसकी निर्वाचन प्रणाली कहाँ से ली गई, आयरलैंड से ली गई, मैंने आपको बता दिया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52, और उसकी दोस्तों कार्यपालिका शक्ति ये दोस्तों किसके अंदर होंगी, ये दोस्तों अनुच्छेद
53 के अंदर होंगी। या राष्ट्रपति से संबंधित सारे दोस्तों प्रश्न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए राष्ट्रपति अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि पहली बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको कहना है ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। अगर आपसे कहा जाए कि निर्विरोध दोस्तों राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, तो आपको कहना है नीलमा संजीव रेड्डी। ये दो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप स्टार लगा के नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी है, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। दोस्तों कौन से क्रम की है और व्यक्तिगत रूप में कौन से क्रम की, ये दोनों सवाल आपको कमेंट कर इसके उत्तर बताने हैं। और दोस्तों किसको हरा कर बनी है, ये भी आपको कमेंट कर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा को देखते हुए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। और दोस्तों अनुच्छेद 72 क्या कहता है, राष्ट्रपति का क्षमादान। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है जो बच्चे को बार बार कंफ्यूज करता है, लेकिन आज के बाद आप इस सवाल को कभी गलत नहीं करेंगे, इसकी गारंटी दी जाती है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों आपको बता दें राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपको नोट करके रखना है, ये होनी चाहिए आपकी 30 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए प्लस आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए, अगर आपसे कहा जाए कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि ग्राम प्रधान या पंचायत, इन सबके चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 21 वर्ष। और वोट डालने के लिए दोस्तों 18 वर्ष होनी चाहिए। बच्चे को पता है दोस्तों 25 वर्ष किस लिए लोकसभा का मेंबर बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है प्लस राज्यपाल बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष। इन सारे सवालों को आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा, सारे सवाल आपने अच्छे से नोट किए होंगे। अगर दोस्तों आज की क्लास से आपने कुछ अच्छा सीखा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। दोस्तों आपके लाइक्स और आपका सपोर्ट ही हम लोगों के लिए दोस्तों मोटिवेशन का कार्य करता है और आपके लिए कुछ और अच्छा करने के लिए हमें प्रेरित करता है। दोस्तों सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जाती है। तो अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।